नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खास खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर है। सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की छापेमारी देखने को मिली। सेक्टर 56 में बने अवैध माफ कीजिएगा 65 सेक्टर 65 में छापेमारी हुई है, जहां पर बने अवैध अहाते पर रेड मारी गई है। एक को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार हैं। मालिक और पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की छापेमारी देखने को मिली, जहां सेक्टर 65 में बने अवैध अहाते पर रेड मारी गई है। एक को किया गया है गिरफ्तार और 2 फरार बताए जा रहे हैं। वहीं मालिक और पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार छापेमारी जारी है और इस बीच ये गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर सीएम फ्लाइंग और एक्साइज विभाग की छापेमारी देखने को मिली। सेक्टर 65 में बने अवैध अहाते पर रेड मारी गई। एक को गिरफ्तार किया गया, 2 फरार बताए जा रहे हैं। मालिक और पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चलिए अब बड़ी खबर झज्जर से है। गुरुकुल कॉलेज में होगा 106वां वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम मनोहर लाल। झज्जर में कई परियोजना का करेंगे वो उद्घाटन। पुरातत्व म्यूजियम का करेंगे शिलान्यास। झज्जर और बादली के आवासीय परिसर का करेंगे शिलान्यास। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हसनपुर गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वो रूबरू होंगे। झज्जर से बड़ी खबर, गुरुकुल कॉलेज में होगा 106वां वार्षिकोत्सव। वार्षिक उत्सव में शिरकत करेंगे सूबे के मुखिया मनोहर लाल। झज्जर में कई परियोजना का वो उद्घाटन भी करेंगे। पुरातत्व म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। झज्जर और बादली के आवासीय परिसर का शिलान्यास करेंगे और हसनपुर गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू भी होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर झज्जर से। गुरुकुल कॉलेज में होगा 106वां वार्षिकोत्सव। वार्षिक उत्सव में सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। साथ ही झज्जर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और पुरातत्व म्यूजियम का करेंगे शिलान्यास। झज्जर और बादली के आवासीय परिसर का शिलान्यास करेंगे। हसनपुर गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी होंगे रूबरू। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर बात करें कोरोना को मात देने वालों की, तो 277 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। वहीं एक दिन में प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, जो कि राहत की बात है। कोरोना का रिकवरी रेट प्रदेश में 98.80% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 13, हिसार में 13, पलवल में 9 और रोहतक में 4 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भिवानी में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। तो धीरे धीरे देश और प्रदेश में कोरोना के मामले जो है वो अब घटते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, जो कि प्रदेशवासियों के लिए राहत भरी खबर है। और आपको बता दें कि 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है कोरोना की वजह से, जिससे कि मालूम चलता है कि अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो स्थिर होती हुई नजर आ रही है। पटरी पर जिंदगियां लौटती हुई नजर आ रही हैं और जरूरत है कि अभी भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखा जाए। यूक्रेन में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो में उसने दावा किया है कि उसने रूस के एक जंगी जहाज को मार गिराया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो वीडियो है जिसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के जंगी जहाज को उसने मार गिराया। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से एक मिसाइल एक जंगी जहाज को मार गिराती है और यूक्रेन का दावा है कि ये जो जंगी जहाज है वो रूस का है और यूक्रेन की मिसाइल ने उसको मार गिराया।
आग के गोले में तब्दील हो गए रूस का जंगी जहाज। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेन की मिसाइल ने रूस के इस जंगी जहाज को मार गिराया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते देश भर में भारतीय छात्रों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। आइए आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें, जहां रेवाड़ी में लौटे छात्र आशीष ने बताया कि वहां गोरे काले का रंगभेद करते हुए बॉर्डर क्रॉस करने में पक्षपात किया जा रहा है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में लौटी मुस्कान ने बताया कि 4 दिन का सफर जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर रहा। वहीं तो शाम में लौटे चिराग मेहता ने बताया कि कंपनियों ने टिकट के दाम $1000 तक बढ़ा दिए, जिससे भारतीयों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो साथ ही ज्वीन में अर्बन स्टेट के निवासी तरुण ने बताया कि जब तक कीव में रहे हर पल संकट में गुजरा, रात हमेशा बंकर में ही गुजरी। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों ने राहत की सांस ली। वहीं अभिभावकों में भी खुशी की लहर। रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, तोशाम और जी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों का भी मिशन गंगा के तहत भारत वापसी का भी दौर जारी है। और भिवानी की कशिश रोमानिया बॉर्डर से भारत पहुंची हैं। रोमानिया से घर पहुंचने के बाद छात्रा कशिश के माता पिता ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया। मैं यूक्रेन चर्निवत्सी शहर में BFMU यूनिवर्सिटी बुकोविना यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं अभी 27 तारीख को सुबह भारत सरकार का मिशन गंगा मिशन के तहत वापस आई हूँ युद्ध में से। मैं वहाँ पे 24 तारीख को सुबह, जिस दिन बम धमाके हुए, कीव पहुँची थी और फिर वहाँ से हमें रेस्क्यू किया गया। हम बहुत चल के 10 किलोमीटर कुछ चल के हम हमारी बस तक पहुँचे। फिर वहाँ से हमें हमारे हॉस्टल पहुँचाया गया और फिर वहाँ से हमें बॉर्डर तक भारत सरकार के मिशन द्वारा बॉर्डर तक पहुँचाया गया, जिसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर जगह जाम था, लोग पैनिक कर रहे थे, धमाके हो रहे थे। उन सब के बीच में मैं जैसे तैसे बॉर्डर तक पहुँची, बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हमें काफ़ी ठीक महसूस हुआ और हमें कुछ खाने पीने को भी मिला, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मिली। उसके बाद हम रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुँचे, सारे इमिग्रेशन वगैरह करके पूरी सब कुछ करके लीगल रोमानिया एयरपोर्ट पे पहुँच के हमें एयर इंडिया की फ़्लाइट आई थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट में बिठाया गया। फिर वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे से हमारे साथ बर्ताव किया गया। हमें बहुत प्यार से वापस अपने देश भारत लाया गया और यहाँ पे आते कैबिनेट मिनिस्टर ने हमारा स्वागत। यूक्रेन से लौटे नारायणगढ़ और अंबाला के 6 बच्चों ने नारायणगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों के परिजन भी उनके साथ मौजूद रहे। बातचीत के दौरान अभिभावकों ने कहा कि यूक्रेन से आने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और प्रशासन ने उनकी बहुत मदद की, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के निवासियों और छात्रों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित किए हुए हैं। साथ ही स्टेट लेवल पर भी नोडल अफसर लगाकर और कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिला उपायुक्तों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे परिवारों के संपर्क में रहें जिनके बच्चे यूक्रेन गए हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बच्चों के लिए शुभकामना। बहुत ज्यादा रहा है जी, बच्चे तभी सुरक्षित आ रहे हैं जी हमारे। और आप कोई चिंता मत करना, मोदी जी आपके साथ हैं, हम आपके साथ। यूक्रेन में फंसे छात्रों की जानकारी के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 16 में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से अपने बच्चों के बारे में किसी भी अभिभावक की कोई जानकारी को अगर चाहिए जानकारी, तो बच्चे की पूरी डिटेल्स MEA को भेजी जाती है, जिससे उस बच्चे की लोकेशन और सारी जानकारी अभिभावकों तक पहुंच जाती है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे और 7 दिन कार्य कर रहा है। ये जानकारी फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने दी।
तो वहीं चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि एसपी दीपक गहलावत के निर्देश पर पुलिस ने रात में नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। चरखी दादरी थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे हरियाणा में विशेष नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरखी दादरी में भी चलाया गया। पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेश अनुसार नाइट डोमिनेशन किया जा रहा है और ये कार्रवाई पूरे हरियाणा में की जा रही है। हमारे जिला चरखी दादरी में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार करीब 30 नाके लगाए गए हैं पूरे जिले में और लगातार उन पे 10 से 4 चेकिंग की जाएगी। तो शाम के गांव भेरा में इनामी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध समाजसेवी राजवीर फटिया ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। राजवीर फटिया का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। आयोजन में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राजवीर सिंह फटिया ने कहा कि इस तरीके की खेल प्रतियोगिताओं से युवाओं का मनोबल बढ़ता है। आपको बता दें कि इस दौरान बुजुर्गों की दौड़, लड़कियों की दौड़, मटका दौड़, लड़कों की 1600 मीटर की दौड़ जैसे तमाम खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगियों को इनाम भी इस दौरान दिए गए। भेरा गांव में जो आज खेल की प्रतियोगिता थी, नौजवान साथियों ने इतने जोश के साथ जो कार्यक्रम करा, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से हमारे पूरे प्रदेश का नाम पूरे देश में है, हरियाणा का, अपने जिला भिवानी का हरियाणा में सबसे नाम है, तो इसी प्रकार इस खेल स्टेडियम में जो आज युवा साथियों ने जो कार्यक्रम किया, उसका भेरा गांव का भी मैं समझता हूं कि एक दिन नाम हो और ये मेडलों की जो झड़ी लगाते हैं इसमें भी भेरा गांव का नाम आए, जिससे कि मेरे जो आने का तात्पर्य है वो भी सार्थक हो और जिससे गांव का भी नाम हो, उनके माँ बाप का भी नाम रोशन हो। यही मेरी कामना और दुआ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी की शांति कॉलोनी में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और 13 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि सरकार लगातार बिना किसी भेदभाव के विकास कर रही है। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार के राज में प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। वहीं उन्होंने इस दौरान विधानसभा में हुए हंगामे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट को लेकर सभी दलों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं और आगामी बजट जन कल्याणकारी होगा। जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पे जो चर्चा थी, उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। और जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस लिया और उनको इस सेशन के लिए पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई विषय नहीं था, इस वजह से जानबूझ के उनका ये प्रयास था कि किसी तरीके से हम वॉकआउट कर दें। वहीं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से अगर एक शब्द निकला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तुरंत वापस ले लिया। उसका एक ही था आधार कि हम चाहते थे कि डिस्कशन होनी चाहिए, हम चाहते थे वो हाउस में बैठे हो डिस्कशन हो, जबकि वो चाहते थे, जबकि होना उनका चाहिए था, लेकिन वो चाहते थे वो डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं था। धर्मांतरण में किसी भी मत और संप्रदाय के खिलाफ कोई शब्द नहीं था उसमें केवल यही था कि जो इनोसेंट लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई दबाव से उनको उनका धर्म परिवर्तन करा दे या लालच दे के करवा दे या उनको गुमराह करके करा दे, झूठ बका के करा दे। मान लीजिए किसी को कह दे तेरी शादी करा दूंगा, किसी को कह दे तेरी बीमारी ठीक कर दूंगा, इस तरीके से लालच देके किसी का धर्मांतरण ना हो। हाँ, अगर कोई चाहता है अपनी पूजा पद्धति बदलना चाहता है तो बदल सकता है, और डीसी के पास दे और 1 महीने के बाद वो कर सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी संख्या में वहां से बच्चे आ चुके हैं।
लेकिन सरकार बड़ी गंभीरता के साथ लगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की जो कारगुजारी है उसकी तारीफ की। देखिए, ये विषय जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी बहुत ही कुशलता के साथ इसको सारे को टैकल कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने भी इसकी तारीफ की है और हमारे जिस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों को वहाँ से निकाल के आए इसकी तारीफ मैंने। वहीं जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दे दी गई है। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के चलते यह मंजूरी दी गई है। शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यक्रम में जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की जो भी मांग है उनको वो पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सांसद के प्रयासों से ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी के लिए स्थानीय नागरिकों ने सांसद का धन्यवाद भी किया। तो आपको बता दें कि ट्रेनों के रुकवाने को लेकर सांसद का स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने धन्यवाद किया और तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों में खुशी है। जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन को सौगात 4 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिली है। सांसद सुनीता के प्रयास रंग लाए और इसको लेकर ग्रामीणों ने, स्थानीय लोगों ने सांसद सुनीता दुग्गल का धन्यवाद भी किया। जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी गई है। सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के चलते ये मंजूरी दी गई। शनिवार को सांसद सुनीता दुग्गल और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कार्यक्रम में जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पलवल जिले के होटल में एक कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी उसने चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर ये आग लगी है। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा। फिलहाल बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। पलवल जिले के होटल का ये मामला है जहां पर ये कपड़ा शोरूम है, जहां पर भीषण आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी इसने चपेट में लिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दमकल विभाग की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गन्नौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर मुसीबत का सबब बन गया। दरअसल नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार कैंटर ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते कैंटर चालक की तो मौके पर ही मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कैंटर में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटर में सवार नोएडा और फरीदाबाद के 2 परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है। सूचना मिलने पर मैं व मेरी पुलिस पार्टी व मेरा SHO खुद मौका पर पहुंचे और उसमें घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये थोड़ा जो कंटेनर था बड़ा, ये रोड का बीच में खड़ा कर रखा था इसने,
ये कहीं नींद आ गई ड्राइवर को और ये खड़ा करके वहाँ सो गया था उसके अंदर। और एक्सीडेंट जो हुआ है इसके पीछे से कोई रिफ्लेक्टर या कोई ऐसा निशान न होने के कारण से उसकी परिवार में एक आदमी की के नाम से मौत हो गई। ये लोग गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले हुए थे एंड रास्ते में जो है किसी कैंटर के साथ इनकी टक्कर भिड़ंत हो गई जिसमें ये लोग घायल हुए थे। इसमें से काफ़ी के माथे पे चोट थी और काफ़ी को स्टिचिंग और ये करनी थी। जैसे हमारे पास आए हमने अपने पूरे इनको बेसिक ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, बेसिक जांचें शुरू की। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर आज उस समय जाम लग गया जब आसपास के लोगों ने स्टेट हाईवे की खराब सड़कों को लेकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जाम लगाते हुए प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि अगर समय रहते प्रशासन ने इन सड़कों की हालत ठीक नहीं की तो आंदोलन तेज हो जाएगा। मौके पर पहुंचे एसएचओ रामनाथ ने मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, जबकि मौके पर पहुंचे डीपीओ नरेंद्र कुमार ने 1 हफ्ते के अंदर सड़क की हालत सुधारने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के स्थानीय लोगों ने सड़क को लेकर जाम लगाया। उनका कहना है कि खराब सड़क की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनो मेरी बात, अगर पब्लिक सुविधा के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा तो कर भी लेंगे। ये बलपूर्वक नहीं किया, इनको काबिल और खाली करते हमने कोई लाठी डंडा प्रयोग नहीं किया, सिर्फ ओनली मुंह से कहा, मुंह से बल प्रयोग नहीं होता। लेकिन हमने एक संकेत के तौर पे ये धरना देना था, जिसके तौर पे वीडियो साहब हमारे बीच में आए हैं और बात रखी है कि वो पेच वगैरह ठीक करवा देंगे सारी सड़क का। और डीएसपी साहब और प्रशासन के साथ जिस तरह के बल का प्रयोग करके हमारे उठाने का काम किया, हम लोगों ने ये सहमति से ये बल का प्रयोग इसलिए नहीं होने दिया कि हम लोग सहमत थे कि आज सांकेतिक धरना देना था हमने। लेकिन अगली बार हम ये चैलेंज के साथ चेतावनी देना चाहते हैं वीडियो साहब के सामने कि 7 दिन के बाद में हमारी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है तो अगली बार पुलिस को लाठियों के साथ या बंदूकों के साथ उसके बाद प्रशासन निर्णय लेगा और दूसरे टेंडर के लिए नहीं। अब इसी के लिए जो पेच वर्क के लिए तो करवाए सर कुछ, ये तो पेच वर्क है तो ढूंढ रही है, इसके लिए कुछ इस तरह की अगर स्थिति दोबारा बनती है, दोबारा रोड जाम होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक अधिकारी या फिर जनता? क्योंकि आप जिम्मेवारी ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जनता का क्या कुछ है? प्रशासनिक अधिकारी तो भाग रहे हैं। नहीं सर, ये बताइए आप ये बताइए, सुनो 1 मिनट, आप ये बताइए कल से काम शुरू हो जाएगा सर यहाँ? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।